अपने चैनल अंजलि बीएड क्लासेस में। आज मैं बीएड फर्स्ट ईयर से जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी का नोट्स लेके आई हूँ और मैं आप लोगों से डिस्कस करूँगी। सबसे पहला क्वेश्चन कि लिंग क्या है और उसके विभेदीकरण क्या है और विभेदन के क्या कारण है। तो आइए सबसे पहले हम लोग समझते हैं फ्रेंड्स कि लिंग क्या है। देखिए, लिंग का अर्थ होता है संसार में प्रायः सभी प्राणियों का आविर्भाव दो रूपों में हुआ है, स्त्री और पुरुष। मनुष्य की जो भी उत्पत्ति दो रूपों में हो पाई है, स्त्री और पुरुष, जिसे प्रायः स्त्रीलिंग और पुल्लिंग कहते हैं। कहने का अर्थ यह है कि संसार में जितने भी जो प्राणी है उसके दो रूप है, एक है स्त्री रूप और एक है पुरुष रूप। तो स्त्री रूप स्त्रीलिंग और पुरुष रूप जो है पुल्लिंग कहलाता है। इतना बात तो क्लियर है। स्त्री और पुरुष दोनों के शारीरिक संरचना, उनकी इच्छाएं, अभिलाषाएं, मनोवृत्ति, रुचि, कार्यकलाप सब में अंतर है। दोनों स्त्री और पुरुष के जो भी क्रियाकलाप होंगे, शारीरिक संरचनाएं होंगी, उनकी शरीर की बनावट जो होंगी, उनकी अभिलाषाएं, उनकी कुछ इच्छाएं होंगी, मनोवृत्तियां होंगी, रुचि होंगे, इंटरेस्ट होंगे, दोनों के स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों के ही अलग अलग होते हैं और दोनों में अंतर भी पाया जाता है। दोनों एक जैसा कभी वर्क नहीं करता, दोनों एक जैसे नहीं है। और अगर हम लिंग के माध्यम से देखें तो लिंग के माध्यम से ही स्त्री या पुरुष का निर्धारण किया जाता है और लिंग के ही माध्यम से हम यह कह सकेंगे कि यह स्त्रीलिंग है और वो पुल्लिंग है। अब आइए फ्रेंड्स हम लोग डिस्कस करते हैं कि लिंग जो है किस तरीके से स्त्री और पुरुष दो पार्ट में ये बट जाता है। पिता का गुणसूत्र जो होता है, पिता के गुणसूत्र में XY पाया जाता है। पिता का जो गुणसूत्र होता है उसमें XY पाया जाता है और माता का गुणसूत्र जो होता है XX होता है। पिता Y और माता X दोनों का गुणसूत्र मिलने से, XX मिलने से जो है कन्या संतान पैदा होती है। कहने का एक सिंपल सा अर्थ है कि XX जो है गुणसूत्र वाला दोनों की क्वालिटी जो मिल जाएगी तो कन्या होगा और XY मिलने से पुरुष संतान की उत्पत्ति होगी। अब एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इससे महिला और पुरुष की इच्छा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आप अपने लोग कहते हैं ना कि ऐसे लड़की हो गई या लड़का हो गया, तो यहाँ गुणसूत्र का जो है ये सारा माजरा गुणसूत्र का होता है। अगर गुणसूत्र सही हो जाते हैं, सही मैच करते हैं तो लड़की और लड़का जो है संतान के तौर पर उत्पन्न होता है। अब अलग अलग विद्वान जो हैं इसके लिए अलग अलग विचार रखते हैं। तो आइए देखते हैं कुछ विद्वानों को। एक फेमिनिस्ट विद्वान जो है, जो कि बहुत फेमस है, उन्होंने क्या कहा है कि लिंग को स्त्री पुरुष विभेद के सामाजिक संगठन अथवा स्त्री पुरुष के मध्य असमान संबंधों का असमान संबंधों की व्यवस्था के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। यानी कि लिंग को स्त्री पुरुष के सामाजिक संगठन और उनकी जो असमान व्यवस्थाएं हैं उसके बीच में रह के हम सब कर सकते हैं। पेपनेक क्या कहते हैं कि लिंग स्त्री तथा पुरुष से संबंधित है, जो स्त्री पुरुष की भूमिका को सांस्कृतिक आधार पर परिभाषित करता है। यानी पेपनेक जो एक फेमिनिस्ट विचारक है, वो उन्होंने क्या कहा है कि लिंग जो है स्त्री पुरुष की भूमिका से संबंधित है और सांस्कृतिक आधार पर परिभाषित करते हैं एवं स्त्री पुरुष के विशेष अधिकार भी होते हैं। यानी यहाँ पे टोटली कह रहा है कि स्त्री पुरुष का अलग अलग मनोवृत्ति है, अलग अलग जो है उनके विचार हैं, सब कुछ। अब देखते हैं हम लोग कि काउज यानी रीज़न ऑफ जेंडर बायस का क्या है, लिंग विभेद का क्या कारण है। लिंग में जो विभेद होता है, लोग जो पक्षपात करते हैं, उसके क्या कारण है, अब हम लोग ये जानते हैं। सबसे पहला जो कारण है वो है मान्यताएं तथा परंपराएं। सबसे पहला और इम्पोर्टेंट कारण क्या है, मान्यताएं तथा परंपराएं।
क्यों और कैसे है, आइए देखते हैं। लिंगीय विभेद का एक प्रमुख कारण भारतीय मान्यताओं तथा परंपराओं का ही है। यहाँ जीवित पुत्र का मुख देखने से पुण्य और नरक से मुक्ति का वर्णन किया गया है। वर्णन तथा श्राद्ध और पिंडादि कार्य में पुण्य के हाथ से संपन्न कराने की मान्यता रही है। स्त्रियों को चिता में अग्नि देने का अधिकार भी नहीं दिया गया है। अब आइए, जो हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे कि लिंग विभेदीकरण का जो सबसे पहला कारण क्या है, वो सबसे पहला कारण है मान्यताएं और परंपराएं। वो इस तरह सदियों से यह पुरानी चीज़ें जो है, ये बातें जो है, अवधारणाएं चलती आ रही हैं कि पुरुष जो है हमारे कुल का दीपक होगा, पुरुष अगर नहीं है तो हमें नरक प्राप्ति होगी, पुरुष ने अगर श्राद्ध नहीं किया, हमारा पिंड आदि नहीं दिया, तो हम लोग नरक में जाएंगे। इस तरीके की जो है मान्यता प्राचीन समय से चलती आ रही है। और स्त्रियों को तो जो है चिता के सामने भी जाना जो है पाप समझा जाता है। उन्हें तो इस अधिकार से ही वंचित रखा गया है, जिसके कारण भी पुत्र को महत्व दिया जाता है। और यही एक कारण भी है, यही एक कारण नहीं है, कहने का मतलब यह एक प्रमुख कारण है जिस कारण पुत्र को महत्व दिया गया है। तो मुझे लगता है कि ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। वंश चलाने के लिए भी जो है पुरुष की को ही प्रधानता दी जाती है। ऐसी मान्यता है कि पुरुष ही जो है हमारे वंशावली को चलाएंगे, हमारे आने वाले वंशज का उत्तराधिकारी जो है पुरुष ही होगा, चाहे वो शिक्षित हो या अशिक्षित हो। उससे कोई मतलब नहीं कि पुरुष शिक्षित हो या अशिक्षित हो, उससे कोई लेना देना नहीं, बस वो पुरुष होना चाहिए। यही थी पुरुष प्रधान देश की विशेषता, प्राचीन से यह चलती आ रही थी। अधिकांश स्त्रियों के लिए क्या कहा जा रहा था कि स्त्रियों को बोझ समझा जा रहा था, बालिकाओं को बोझ समझकर उसका पालन पोषण कर दिया जा रहा था। उन्हें सदैव पुरुषों की छत्र छाया में जीवन जीने की अनुमति मिलती है। यानी उन्हें बचपन से ही यही सिखाया जा रहा था कि आप जो है पुरुष के ही छत्र छाया में रहेंगे, वही आपका गार्जियनशिप करेगा, भाई के रूप में, पिता के रूप में, पति के रूप में, पुत्र के रूप में। यही थी हमारी जो है, यही है एक मान्यताएं और धारणाओं का कारण। दूसरा जो महत्वपूर्ण कारण है वो है संकीर्ण विचारधारा, विचारधाराओं में संकीर्णता। अब कैसे ये है, इसे आइए हम लोग डिस्कस करते हैं। बालक बालिकाओं में भेद का एक कारण लोगों की संकीर्ण विचारधारा भी है। लड़के माता पिता के बुढ़ापा का जो है सहारा बनेंगे। यह जो थी लोगों की मानसिकता थी, संकीर्ण मानसिकता थी कि लड़के ही जो है बूढ़े माँ बाप का सहारा बनेंगे और वही उनके वंश को चलाएंगे, उन्हें पढ़ा लिखा कर घर की उन्नति होगी। और लड़कियों के पैदा होने से शोक मनाया जा रहा था। तो यह भी विचारधारा जो है संकीर्ण विचारधारा का ही सूचक है। तीसरा जो है जागरूकता का अभाव, लोगों में जागरूकता नहीं थी, इस वजह से भी ये सब हो रहा था। जागरूकता के अभाव के कारण भी लैंगिक विभेदीकरण होता है। लोग अवेयर नहीं है, उन्हें यह पता नहीं है कि पुरुष और स्त्री जो है दोनों समाज के सिक्के हैं और एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। उन्हें समान अधिकार दिया ही जाना चाहिए और देना ही पड़ेगा। समाज में अभी भी लैंगिक मुद्दों पर जागरूकता की कमी है, जिसके कारण बालक बालिकाओं की देखरेख, शिक्षा आदि स्तरों पर विभेद किया जाता है। वहीं पर देखिए दूसरी तरफ कि जागरूक समाज में बेटा बेटी एक ही समान होता है। जहाँ के सोसाइटी, जहाँ का जो समाज है वो जागरूक होगा तो वहाँ बेटा बेटी, लड़का लड़की में कोई भी भेद नहीं होता है। चौथा महत्वपूर्ण कारक है अशिक्षा। अब ये कैसे है कि लैंगिक विभेद में अशिक्षा की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। वो इस तरह कि अशिक्षित व्यक्ति परिवार और समाज में चले आ रहे मिथकों और अंधविश्वास को चलाता रहा है। कहने का तात्पर्य है कि समाज में जो भी पुरानी बातें, जो भी अवधारणाएं, जो भी विचारणाएं सदियों से चलती आ रही है और शिक्षा के अभाव में जो है व्यक्ति उन्हीं अंधविश्वासों पर ही कायम रह जाता है और उसी को कंटिन्यू करता है, उसी को मानता है, उन्हीं अवधारणाओं पर चलता है। लड़की का महत्व लड़की की अपेक्षा जो है कहीं ज़्यादा है माना जाता था।
सभी वस्तुओं और सुविधाओं का प्रथम अधिकारक कौन है भाई? तो पुरुष। जो भी लग्जरियस चीज़ है या जो भी है उस सब का प्रथम अधिकारक होगा पुरुष। तो फ्रेंड्स, ये टॉपिक आप लोगों को कैसा लगा ये बताइएगा। जेंडर, स्कूल और सोसाइटी का था। आज मैंने जो है सिर्फ जेंडर का कॉन्सेप्ट को क्लियर किया है। अब मैं इससे रिलेटेड इसके परिणाम, दुष्परिणाम, प्रभावित करने वाले कारकों सबको नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूँगी। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक आप बने रहें और वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही सपोर्ट करते रहें।